हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हनी ड्यू का तीसरा चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस यानी क्या होता है बच्चों? ग्लिम्पसेस यानी होता है झलकियां। तो हम किसकी झलकियों के बारे में पढ़ने वाले हैं? ऑफ द पास्ट यानी कि भूतकाल की झलकियों के बारे में। अब ये अध्याय पाठ बच्चों किसके बारे में है? ये पाठ है हमारी 1857 में हुई पहली स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसी भूतकाल में क्या क्या घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से हम भारतवासियों को क्या लड़नी पड़ी? 1857 की पहली लड़ाई लड़नी पड़ी। किसकी? स्वतंत्रता की। तो अब हम अगर हिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा, है ना। अगर हम एक एक चीज को, एक एक लाइन को पढ़ने बैठेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए इस पाठ के अंदर आपको क्या दिखाई गई हैं? भूतकाल की कुछ झलकियां दिखाई गई हैं, जिससे कि हम क्या समझ पाएंगे कि 1757 से लेकर 1857 तक ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई जिसने क्या किया? भारतवासियों को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स यानी कि ब्रिटेन से जो लोग यहाँ पर आए थे उसके खिलाफ। तो इन 100 सालों के बारे में बच्चों हम कुछ बातें या कुछ कहानियां पढ़ने वाले हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि भारतवासियों ने ऐसा क्यों किया और ब्रिटेन के खिलाफ उन्होंने क्या विद्रोह क्यों किया। तो हम कहानी को शुरू करने से पहले क्या पढ़ेंगे? बिफोर यू रीड पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं बिफोर यू रीड, यानी कि आपके पढ़ने से पहले हमें किसे पढ़ना पड़ेगा? इसे पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, हेयर आर सम prehistorical glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। यहाँ पर बच्चों हमको कुछ झलकियां दिखाई गई है। किसके बारे में? हमारे देश में हुए कुछ ऐसे, हमारे देश के इतिहास में हुए कौन से समय की? 1757 से लेकर 1857 की कुछ झलकियां हमको इस पाठ में दिखाई गई हैं। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। यहाँ पे बच्चों आपको कुछ पिक्चर्स यानी कि कुछ चित्र और क्या? स्पीच बबल्स। स्पीच बबल्स क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा कार्टून्स में इस तरीके का कुछ बबल बनाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? किसी की भी कही हुई कुछ बातें इसके अंदर लिखी जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्पीच बबल। तो इस कहानी में बच्चों आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये कहानी किसके द्वारा दर्शाई गई है? कुछ पिक्चर्स यानी कि चित्रों और स्पीच बबल्स के द्वारा आपको समझाई गई हैं, जो आपकी किस में मदद करेंगी? टू क्लियरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को आप क्या समझ पाएंगे? ऑफ द कंडीशंस, की क्या कंडीशंस थी जिसके कारण क्या हुई? हमारी पहली स्वतंत्रता की लड़ाई 1857 में हुई। उसके बारे में आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग यानी कि कुछ समझ आपको मिल जाएगी। तो पाठ में आगे जाने से पहले हम क्या करेंगे? पाठ में आगे जाने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ हार्ड वर्ड्स यानी कि कठिन शब्द। तो पहला कठिन शब्द ग्लिम्पसेस। ग्लिम्पसेस यानी क्या होता है? झलकियां। हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी इतिहास। और क्लैरिफाई, क्लैरिफाई यानी समझना। तो पहला हमारा जो चित्र है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या समझाया गया है। पहला, द मार्टिर्स। मार्टिर्स यानी क्या होता है बच्चों? शहीद। जो लोग शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते, उसके बारे में है ये। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ये कहां पर? ये तस्वीर किससे ली गई है? दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा था, उससे ली गई है। ये कौन है? ये है लता मंगेशकर जी। आप सबने नाम सुना होगा और इनके कुछ गाने भी आपने सुने होंगे। अब ये क्या कर रही हैं? एक दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है, उसमें एक स्लोगन या एक गीत ये गा रही हैं। कौन सा? ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियंस मार्टिर्स। अब बच्चों जैसे ही मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगी आपको तुरंत याद आ जाएगा कि आपने गीत पहले सुना हुआ है। इसका हिंदी अनुवाद है, आपने पहले भी कहीं सुना होगा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो कंट्रीमैन यानी मेरे वतन के लोगों,
रिकॉल यानी बच्चों याद करना, सेक्रीफाइस यानी जो त्याग उन्होंने दिए हैं वो, और मार्टरेंस यानी शहीद। अब इस फंक्शन में यहाँ पे कौन कौन लोग बैठे हैं? यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, यहाँ पर शास्त्री जी बैठे हैं, और कौन है ये हैं इंदिरा गांधी। नीचे ठीक इसके नीचे एक और पिक्चर दी गई है, उसको देखिए, यहाँ पर कौन बैठे हैं? जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, और यहाँ पे और भी कुछ शहीदों की हमें क्या पिक्चर्स दी गई हैं। देखते हैं कौन कौन है, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई, और ये कौन है? ये मुगल के एक शासक हैं बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो आप समझ गए। पहली तस्वीर में आपको शहीदों के लिए लता मंगेशकर जी ने एक गीत गाया था, उसके बारे में दिखाया गया है। सेकंड पिक्चर, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। कंपनी कौन थी? जो ईस्ट इंडिया की जो कंपनी यहाँ पर आई थी, ब्रिटेन के जो कुछ लोग आए थे, उनको हम किस नाम से जानते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी यानी जो ब्रिटेन के जो लोग थे वो। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट यानी क्या होता है बच्चों? यानी जीत। आपने कॉन्कर सुना होगा, कॉन्कर यानी किसी को हड़प लेना, किसी चीज पे कब्जा कर लेना, तो कॉन्क्वेस्ट यानी जीत। तो उन्होंने हम पे जीत कैसे पाई, मतलब कि भारत के लोगों पे शासन कैसे किया, ये पूरी कहानी कैसे शुरू हुई थी। सबसे पहले देखिए, with its superior weapons the British East India Company was expanding its power in 18th century in India. Its superior यानी कि उसकी बहुत ही श्रेष्ठ वेपन्स, यानी कि ब्रिटेन के पास क्या थे? बहुत ही श्रेष्ठ वेपन्स थे, हथियार थे, और उसके कारण वो क्या कर रही थी? वो अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी, जो उसके पास पावर थी, उसको क्या कर रही थी? एक्सटेंड कर रही थी, यानी कि बढ़ा रही थी। कौन सी सेंचुरी में? 18वीं सेंचुरी में। ये पहले एक चित्र मैप देखिए बच्चों आप, ये इंडिया का मैप है 1765 का। इसके अंदर जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है पूरा, ये किसका है? ये इंडियन प्रिंसेस का, यानी प्रिंसेस राजा या जो राजकुमार थे वो शासन करते थे इस पूरे येलो वाले एरिया में। और ये जो आपको पिंक एरिया दिख रहा है, यहाँ पे किसका राज था? ये ब्रिटेन की टेरिटरी थी यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे ब्रिटेन के लोग क्या करते थे? शासन करते थे। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। अब हमको क्या बताया गया है? हमने यहाँ पे पहले ही हेडिंग पढ़ी कि अब इस दूसरी वाली तस्वीर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने हम पे शासन करना या फिर जीत कैसे हासिल की। तो कैसे हासिल की बच्चों? कि क्या होता था? इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। जो इंडियन के राजा थे वो ज्यादा दूर का नहीं सोचते थे, बहुत ही छोटा सोचते थे, बहुत ही कम सोचते थे। शॉर्ट साइटेड यानी जो दूरदृष्टि नहीं होते। ठीक है, तो इंडिया के जो राजा थे वो क्या थे? बहुत ही कम दूर की दृष्टि रखते थे। अब इससे कम दूर की दृष्टि यानी क्या है? कि वो सिर्फ अपनी छोटी मोटी लड़ाइयों में ही उलझे रहते थे, वो बाकी चीजों को नहीं देखते थे या नहीं समझ रहे थे। अब देखिए राजा बोल रहा है दैट अपस्टार्ट राजा बा, यानी कि अपस्टार्ट यानी जो नया नया पैदा हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं? दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स। वो किससे अपसेट हैं? वो राजा बा, इनके पास ही में कोई राजा होगा, उससे ये अपसेट हैं कि ये जो नया नया राजा पैदा हुआ है ये बहुत ही ज्यादा बन रहा है। तो कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, की जो इंग्लिश के जो यानी कि ब्रिटेन के जो मर्चेंट्स हैं, जो व्यापार करने वाले हैं, उनको बुलाओ। दे विल हेल्प मी डिफीट हिम। वो मेरी किसमें मदद करेंगे? इस राजा बा को हराने में मेरी मदद करेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। जो लोग थे उनके बीच में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, क्योंकि ये क्या है? लगातार ये छोटी मोटी लड़ाइयां चलती ही रहती थी। तो कांस्टेंट यानी लगातार, कि लगातार ऐसी देश में ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयां राजाओं के बीच चल रही थी, इसकी वजह से बिल्कुल भी हमारे देश में शांति नहीं थी। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट could easily subdue Indian princes one by one। ये जो लड़ाइयां थी, ये जो प्रतिद्वंद्विता थी, इसने किसकी मदद की? ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की। किसके अंदर? कि वो जो भारत के जो राजा थे उनको एक के बाद एक दबाते जा रहे थे, यानी कि उनको हराते हुए जा रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था बच्चों? क्योंकि जो भारत के लोग थे, राजा थे, वो आपस में ही लड़ रहे थे और वो ब्रिटेन की जो कंपनी थी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, उसकी जो ट्रिक्स थी, जो चाल थी, उनको नहीं समझ
पा रहे थे। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. लेकिन far-seeing यानी कि एक दूरदृष्टि वाला जो राजा था, जिसका नाम क्या था? टीपू। आपने सुना होगा टीपू सुल्तान, जो मैसूर के रहने वाले थे। वो क्या कर रहे थे? वो ब्रिटेन की इन सारी चालों को समझ रहे थे और उनसे लड़ते लड़ते वो शहीद भी हो गए थे। मतलब कि वो समझ रहे थे कि जो ब्रिटेन से लोग आए हैं ये क्या करना चाह रहे हैं, ये भारत पर कब्जा करना चाह रहे हैं। ये बात टीपू समझ गए थे और उनसे लड़ाई भी कर रहे थे और लड़ाई करते करते शहीद भी हो गए थे। देखिए, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। और जो भारत के लोग थे उन्होंने इस जीत पर, जो मतलब ब्रिटेन के लोग भारत के राजाओं को हरा रहे थे या जो कब्जा कर रहे थे, उस पे किस तरीके से उनका रिएक्शन क्या था, मतलब किस तरीके के विचार थे हमारे भारत के लोगों के, वो हम देखेंगे। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ। कुछ लोग क्या कर रहे थे? कुछ लोग ब्रिटेन के साथ थे, वो नहीं समझ पा रहे थे कि ब्रिटेन के लोग जो हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या करना चाह रही है। तो कुछ लोग क्या थे? पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक विचार रखते थे इंग्लिशमैन्स के लिए। तो कुछ लोग क्या कह रहे हैं? थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, कि भगवान का शुक्र है कि अब हमारे देश में क्या है? पीस है, शांति है। नो मोर वॉर्स एंड लूटिंग बाय ठग्स। और अब देश में क्या नहीं हो रहा है? नो मोर वॉर्स, कि अब ना तो कोई युद्ध हो रहे हैं, ना ही कि जो चोर हैं, जो ठग्स है, वो हमें लूट रहे हैं। इट इज गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। अब ये लोग बहुत खुश हैं ब्रिटिश के आने से और क्या कह रहे हैं? इट इज गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, की भगवान है जिन्होंने ब्रिटिश को भेजा है। किसके लिए? हमारी मदद करने के लिए। अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो किस्मत है, वो किसके साथ जुड़ी हुई है? ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ी हुई है। अब जो कुछ लोग थे बच्चों, वो तो सकारात्मक विचार रखते थे और जो भारत के कुछ लोग थे वो समझ रहे थे कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बहुत ही बुरी है और ये क्या करना चाह रही है। तो कुछ लोगों के विचार क्या थे? द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड अवर किंग्स, कि जो ये जो ब्रिटेन के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? जो व्हाइट मैन यानी गोरे लोग कौन थे? जो ब्रिटेन से आए थे। तो ये जो गोरे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? ये मार रहे हैं और डिथ्रोन्ड यानी कि गद्दी से हटा रहे हैं किसको? हमारे राजाओं को। Some kings were not good, but after all they were all this land, कि जो राजा हैं कुछ हमारे वो अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या? वो हमारे देश के हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। Now we have become slaves of foreigners, और अब हम क्या बन चुके हैं? अब हम स्लेव्स यानी कि नौकर बन चुके हैं। किसके? उन विदेशियों के। विदेशी कौन? जो ब्रिटेन से लोग आए हैं, अब हम उनके स्लेव्स बन चुके हैं यानी कि नौकर बन चुके हैं। थर्ड, द ब्रिटिश रूल। अब 1765 से 1836 तक क्या था? ब्रिटिश रूल था, यानी कि ब्रिटेन के जो लोग थे उन्होंने हम पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था और उनका शासन चल रहा था। Religious leader preached ideas like untouchability and child marriage. Religious leaders, जो religious धार्मिक leaders थे, वो preached हमें क्या सिखा रहे थे? कौन से आइडियाज सिखा रहे थे? अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, यानी कि छुआछूत के बारे में और बच्चों की जो शादियां करा दी जाती है छोटी उम्र में, उसके बारे में हमको सिखा रहे थे। Anyone who crosses the sea loses his religion. अब इन लोगों के विचार, जो हमारे धार्मिक लीडर्स थे, उनके विचार कैसे थे बच्चों? उनका मानना क्या था? Anyone who crosses the seas loses his religion, कि जो भी कोई समुद्र को पार करता है यानी कि देश से बाहर जाता है, वो क्या करता है? loses his religion, वो अपने धर्म को ही खो देता है, यानी कि उसको क्या कर देता है? अपवित्र कर देता है, उसको बिल्कुल ही खो देता है। All the misery in the world is due to women. और कुछ लीडर्स का क्या मानना था कि जो भी दुख या पीड़ा होती है उसका कारण कौन है? उसका कारण है वुमेन, यानी कि औरतें। जो भी दुख या पीड़ाएं इस देश में है या इस दुनिया में है, वो किसकी वजह से होती हैं? वो औरतों की वजह से होती है, ऐसा इनका मानना था। The truth was that Indians had lost self-respect. लेकिन सच्चाई क्या थी कि इंडिया के लोगों ने, भारत के लोगों ने बिल्कुल ही अपना आत्मसम्मान खो दिया था। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम,
और जो ब्रिटेन के लोग थे वो क्या करते थे, उनसे बहुत घृणा करते थे, उनको बहुत ही नीची तरीके से क्या करते थे, ट्रीट करते थे, उनके साथ व्यवहार करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट। अब ये कौन है, ये ब्रिटेन के इंग्लिश मैन है और इनका मानना क्या है, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, कि जो नेटिव्स हैं यानी कि जो मूल निवासी, नेटिव्स यानी कौन होता है बच्चों, किसी भी देश का मूल निवासी। तो ये भारत के लोगों के लिए कह रहे हैं, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, कि भारत के जो मूल निवासी हैं वो क्या हैं, वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, अयोग्य हैं, किसमें, भरोसे के में, मतलब कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और वो क्या है, बिल्कुल भी सच्चे भी नहीं हैं, तो ना ही उन पे भरोसा किया जा सकता है और ना ही वो बिल्कुल भी सच्चे हैं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो एक क्या खड़ा है, एक इंडियन खड़ा है, यानी कि एक भारत का व्यक्ति खड़ा है और वो क्या कह रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मालिक, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं तो सच्चा हूँ। आप सही कह रहे हैं कि भारत के लोग बिल्कुल ही झूठे होते हैं, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं बहुत सच्चा हूँ, मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, व्यापारी होने के कारण जो ब्रिटेन के लोग थे वो क्या चाहते थे, जल्दी जल्दी प्रॉफिट चाहते थे, यानी कि जल्दी जल्दी क्या चाहते थे, उनको चाहिए था कि उनका प्रॉफिट जो है वो उनको जल्दी जल्दी मिले। Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया बच्चों, उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट के लालच में क्या किया, हैवी टैक्सेस, बहुत भारी कर लगा दिया किसानों के ऊपर, जिससे क्या करना पड़ा, जो किसान थे उनको अपनी जमीन खोनी पड़ी। मतलब क्या करते थे, पहले ये लोग पैसा देते थे किसानों को, फिर किसान क्या करते थे, नहीं चुका पाते थे पैसा, तो फिर उनसे उनकी जमीन ही ले लेते थे, या फिर इतना ज्यादा भारी कर लगा देते थे जिसके कारण कि वो कर नहीं चुका पाते थे और अपनी जमीन को ही बेच देते थे। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। अब यहाँ पे एक ब्रिटेन का आदमी है ना, इंग्लिश कंपनी का एक आदमी है और वो क्या लेने आया है, इनसे टैक्सेस लेने आया है, कर लेने आया है। तो एक व्यक्ति बोल रहा है बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, लेकिन आपके जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरी पूरी फसल ही लेकर जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स। तो अब ये इंग्लिशमैन क्या बोल रहा है उस व्यक्ति को कि तुम अभी भी किसमें हो, तुम्हारे ऊपर अभी भी कर्ज बकाया है, जबकि तुम्हारी पूरी फसल ले ली गई है, लेकिन अभी भी हमारा जो कर है तुम नहीं चुका पाए हो। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम अगले सप्ताह तक ये नहीं चुकाते, आई विल सेंड यू जेल, तो मैं तुम्हें कहाँ भेज दूंगा, मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। इनवेटिबली फेमिनाइन्स फॉलोड, और फिर क्या हुआ बच्चों, ये लोग इतनी बुरी तरीके से शोषण कर रहे थे भारत के लोगों का, तो इनएविटेबली फेमिनाइन फॉलो, तो क्या हुआ, इनएविटेबली यानी कि जिसको आप रोक नहीं सकते, जो नेचुरल है, जिसका होना तय है, ऐसी फेमिनाइन यानी भूखमरी, तो भारत में क्या आ गई, एकदम भूखमरी आ गई। Between 1822 and 1836, 15 लाख इंडियंस, बच्चों 1822 से लेकर 1836 तक भूख के कारण कितने इंडियंस की, कितने भारतीयों की मौत हो गई, 15 लाख, 15 लाख भारतीयों की मौत हो गई। किसके कारण, स्टारवेशन यानी भूखमरी के कारण। Still the British invented अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट, लेकिन देश में भूखमरी थी, लेकिन उसके बाद भी द ब्रिटिश इन्वेंटेड, ब्रिटिश ने एक और रास्ता खोज निकाला जिससे उनको क्या मिले, और ज्यादा प्रॉफिट मिले, और ज्यादा फायदा मिले। अब ये क्या बोल रहा है इंग्लिशमैन, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इंपोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, कि जो भी सामान कहाँ बनता है, इंग्लैंड में बनता है, तो उस पर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात कर नहीं होगा जब भी वो भारत के अंदर आएगा। तो क्या होता है बच्चों, जब भी बाहर से कोई सामान आता है किसी भी देश में, तो उसको क्या देना पड़ता है, आयात का कर देना पड़ता है, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा कि जो भी इंग्लैंड में बन रहा है, वो जब सामान भारत में आएगा तो उस पर आयात कर नहीं लगेगा। इससे क्या होता था कि जो भी सामान इंग्लैंड से आता था वो भारत के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता होता था, और जब सस्ता होता था तो भारत में बनी हुई चीजों को
कोई भी नहीं खरीदता था। वो लोग किसको खरीदते थे? जो इंग्लैंड से चीजें बनकर आई हैं उसको। और इसके कारण क्या होता था कि भारत में जो भारत के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते थे, उनके पास कमाई का और कोई जरिया नहीं रहता था। कुछ लोग सुसाइड कर लेते थे और या फिर भूखमरी के कारण मर जाते थे। अ गुड आइडिया, और इसका एक जो साथी है वो क्या कह रहा है? ये तो बहुत अच्छा विचार है, क्या कि आप आयात कर ना लगाएं। The East India Company's laws began to cripple Indian industries. जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून थे, लॉज थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? क्रिपल यानी लड़खड़ा गए। उससे उनके कानूनों से क्या लड़खड़ा गई? इंडियन इंडस्ट्री, जो भारत की जो इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरीके से लड़खड़ा गई। क्रिपल यानी लड़खड़ा जाना या बर्बाद हो जाना। तो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो गई? पूरी तरीके से लड़खड़ा गई, यानी कि खत्म ही हो गई। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस। जो ब्रिटेन की जो पॉलिसीज थी, जो उनकी व्यवस्थाएं थी, उसके कारण क्या हो रहा था? एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ और आर्टिसंस यानी हस्तशिल्पी, यानी कि जो लोग हाथ से कोई भी सामान बनाते हैं। तो क्योंकि इंग्लैंड से जो सामान आ रहा था, एक तो उस पर आयात कर नहीं लग रहा था, दूसरा इन लोगों से जो भारत के लोग थे उनसे बहुत ज्यादा कर लेते थे। तो जो एक्सपर्ट विशेषज्ञ हस्तशिल्पी थे, मतलब कि जो हाथ से सामान बनाते थे, उनका भारत में पूरी तरीके से मूल जो था वो खत्म होता जा रहा था। और क्या हो रहा था? उनका जो बिजनेस था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा था। चौथा देखिए, राम मोहन रॉय 1772 to 1833. Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. राम मोहन रॉय जो थे, उनको वो क्या थे? वो पढ़े लिखे थे और वो क्या समझ गए थे? वो समझ गए थे कि देश के अंदर कुछ गलत हो रहा है। जो ब्रिटेन की चाल थी वो उसको समझ गए थे और वो समझ गए थे कि भारत के अंदर बहुत कुछ गलत चल रहा है। और वो कहाँ से थे? वो बंगाल के थे। Let us not despise ourselves. हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें खुद से ही घृणा नहीं करनी चाहिए, हमें खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जो अंग्रेज लोग आए थे उन्होंने हमारे दिमाग में क्या डाल दिया था कि भारतीय बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? साफ सुथरे नहीं होते हैं, गंदे होते हैं, और हम लोग खुद को नीचा समझने लग गए थे। तो राम मोहन रॉय क्या कह रहे हैं कि हमें खुद को बिल्कुल भी छोटा नहीं समझना है। अवर एशियन कल्चर इज ग्रेट। हमारा जो एशियन पुराना जो कल्चर है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा महान है। एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट। और हम क्या हैं? हम समर्थ हैं इस चीज में कि हम बहुत ज्यादा उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे। लेकिन मतलब हमारे अंदर इतना हुनर है कि हम लोग बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि कुछ सुधार उसमें करने पड़ेंगे। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूनिंग अस। जो सुपरस्टिशंस हैं यानी कि जो अंधविश्वास हैं वो क्या कर रहे हैं? हम लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। उन्होंने अपनी वाइफ को भी कहा, उनकी वाइफ का नाम क्या था? उमा। Cows are of different colors, but the color of their milk is the same. कि जो गाय होती है बच्चों वो अलग अलग कलर की, अलग अलग प्रकार की, रंग की हो सकती है, लेकिन दूध तो सब सेम ही देती हैं, एक जैसा ही देती हैं। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। इसी तरीके से डिफरेंट टीचर, जो अलग अलग अध्यापक हैं, मतलब यहाँ पे अध्यापक से किसका मतलब है? जो रिलीजियस टीचर्स थे हमारे, जो धार्मिक शिक्षक थे हमारे, उनकी बात कर रहे हैं कि उन सबके ओपिनियंस, उन सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। लेकिन जो एसेंस है, जो सार है, वो सभी का सेम है। यानी कि कोई भी रिलीजन हो, कोई भी टीचर हो, वो सब क्या है? उनकी बातें, उनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो सार है, जो वो समझाना चाहते हैं, जो वो हमसे अच्छी बातें कहना चाहते हैं, वो सब एक जैसी ही है। He was attracted by science and modern knowledge. अब जो राम मोहन रॉय थे बच्चों, वो साइंस में, विज्ञान में और जो मॉडर्न नॉलेज थी, यानी कि आधुनिक जो समझ थी, उसको उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। जो ज्ञान होता है वो क्या होना चाहिए? साइंटिफिक होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अंधविश्वासों के कदमों पर चले, उसमें क्या होना चाहिए? कुछ विज्ञान भी होना चाहिए, कुछ तथ्य भी
होने चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पेक्शंस द ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823। उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर, कुछ अखबार भी शुरू किए, लेकिन उन पे कुछ शक के कारण, कि ब्रिटेन को ये लग रहा था कि जो अगर लोग इनके लिखे हुए न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, उससे लोग जागरूक होंगे, उससे हो सकता है कि युद्ध भी हो जाए। तो इस शंका की वजह से उन्होंने उनके अखबारों को 1823 में बंद कर दिया। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful। वो इंग्लैंड भी गए थे। वो कहाँ गए थे? वो इंग्लैंड भी गए थे। क्या देखने के लिए? ये देखने के लिए कि जो ब्रिटेन के लोग हैं वो ऐसा क्या पढ़ते हैं, ऐसा क्या देखते हैं जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, यानी कि शक्तिशाली हैं। There he told them, और वहां पर उन्होंने लोगों को बताया। किसको? जो ब्रिटेन के लोग थे और भारतीय लोग थे, उन सभी को समझाने की कोशिश की। वे एक्सेप्टेड यू एज रूलर्स, कि हमने आपको रूलर्स, राजा के रूप में स्वीकार कर लिया है। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज सब्जेक्ट, और आपको भी हमें अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। सब्जेक्ट से यहाँ पे मतलब क्या है बच्चों? प्रजा, जो लोग हैं, जो आम लोग हैं उनसे। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट। लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एक राजा होने के नाते आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारियां हैं अपनी प्रजा के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि बस आप हमको लूटे जा रहे हो, हम पे अत्याचार कर रहे हो। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। पांचवा देखिए बच्चों, ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी दमन करना या दबा देना। तो अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? 1765 से 1835 तक पूरी तरीके से हमारा दमन कर रहे थे, मतलब हमको दबा रहे थे। ऐसी कुछ पॉलिसीज ला रहे थे, ऐसे कुछ कानून ला रहे थे जिससे क्या हो रहा था, भारत के लोगों का बस जीना बिल्कुल ही बुरी कंडीशन हो गई थी। उन लोगों की बिल्कुल ही बुरी तरीके से वो रह रहे थे। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियन। लेकिन उन्होंने, इतनी सारी चीजें हो रही थी कि लोग भूख से मर रहे थे, लोगों के पास जो व्यापार था वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी इन सब के चलते हुए भी जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे? इंडियंस का, भारतीयों का दमन करते ही जा रहे थे। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। 1818 में वो एक कानून लेकर आए जिसके अंदर क्या था कि किसी भी भारतीय को सीधा उठाकर जेल में डाल सकते हैं। उस पे कोर्ट में कोई भी कार्रवाई, ट्रायल, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। मतलब आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि उस भारतीय ने क्या जुल्म किया है, उसकी सजा क्या होगी। ये सब बात कोर्ट में जाएगी ही नहीं, न्यायालय में जाएगी नहीं। बस ये उठाएंगे और किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। आगे देखिए, all the time British officers in India drew big salaries and also made fortune in private business। कि भारत के तो जो लोग थे वो क्या हो रहे थे? भूखमरी से मर रहे थे, उनका तो बिल्कुल बुरा हाल था ऑल द टाइम। और इस समय पे क्या हो रहा था? ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज। और क्या हो रहा था कि ब्रिटेन के जो लोग थे, जो काम करते थे, वो उनको क्या हो रहा था? ड्रू बिग सैलरीज, उनको तो भारी सैलरीज मिल रही थी। एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस, और उनका अच्छा फॉर्च्यून यानी कि उनकी अच्छी किस्मत भी हो रही थी प्राइवेट बिजनेस में। यानी कि वो सरकार की तरफ से भी काम कर रहे थे और क्या, उन्होंने अपना प्राइवेट खुद का बिजनेस, निजी बिजनेस भी शुरू कर रखा था, उसमें भी उनको काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। अब क्या हो रहा था? 1829 में, मतलब 1829 तक ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड, कि जो ब्रिटेन था वो एक्सपोर्ट कर रहा था, यानी कि निर्यात कर रहा था ब्रिटेन के ही सामानों को वर्थ 7 करोड़ रुपीज इन इंडिया, रुपीज टू इंडिया। कितने में? 7 करोड़। उस समय में 7 करोड़ रुपए में जो ब्रिटेन के जो सामान थे उनको इंडिया में लाया जा रहा था। The British prospered on the company's loot while Indian industry began to die। The British prospered मतलब कि वो क्या हो रहे थे? बहुत ही ज्यादा फल फूल रहे थे, बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे थे? बहुत ही ज्यादा उनको फायदा हो रहा था।
किससे? कि वो जो कंपनी वाले जो लूट मचा रहे थे, मतलब कि जो ब्रिटेन के लोग लूट मचा रहे थे, भारत से इतना सारा सामान ब्रिटेन लेकर जा रहे थे, ब्रिटेन से जो सामान आ रहा था उस पे आयात नहीं लगा रहे थे। इस सब से क्या हो रहा था कि जो ब्रिटेन के लोग थे उनको तो काफी ज्यादा फायदा हो रहा था, वाइल इंडियन इंडस्ट्री बिगेन टू डाई। और इस समय पे क्या हो रहा था, जो भारत की जो इंडस्ट्रीज थी, जो व्यापार थे, वो क्या हो रहे थे, बिल्कुल ही मरते जा रहे थे, खत्म हो रहे थे। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक, गवर्नर जनरल जो थे जिनका नाम बेंटिक था, उन्होंने जब वो वापस जा रहे थे तो वहां पे जाके लिखा, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, कि जो हड्डियां हैं किसकी, कॉटन वीवर्स, जो वीवर्स यानी बुनकर, जो रुई को बनाने वाले बुनकर हैं, उनकी जो हड्डियां हैं वो क्या कर रही हैं, वो भी सींच रही हैं भारत की जमीन को। मतलब कि हम इतनी बुरी तरीके से उनकी कंडीशन कर रहे हैं। बोन्स यहाँ पे क्यों लिखा गया है बच्चों, क्योंकि उस टाइम अगर आप देखोगे पिक्चर्स भी, तो भारत के जो लोग थे वो इतने भूखमरी में पड़े हुए थे कि उन पे स्किन भी नहीं थी अच्छी, मतलब उनकी सिर्फ हड्डियां ही दिखती थी, और ये मरते दम तक भी उनसे काम कराते थे। इसीलिए कह रहे हैं कि जो भारत के जो लोग हैं उनकी हड्डियां भी जो हैं, जो कॉटन वीवर्स हैं यानी कि जो रुई बनाने वाले हैं, उनकी जो हड्डियां भी हैं वो क्या कर रही हैं, वो भी सींच रही हैं भारत के जमीन को। अब बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इस पार्ट 1 के अंदर हमने बहुत सारे हार्ड वर्ड्स देखे, तो एक बार हम क्या करेंगे, उसको फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हमें वो अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए, पहला हार्ड वर्ड फंक्शन, फंक्शन यानी समारोह। ये कब आया था, जब लता मंगेशकर जी एक गीत गा रही थी। कंट्रीमैन, कंट्रीमैन यानी होता है वतन के लोग। रिकॉल, रिकॉल यानी याद करना। सैक्रिफाइसेस, सैक्रिफाइसेस यानी कुर्बानी या मार्टरिन्स, मार्टरिन्स यानी शहीद। सुपीरियर, सुपीरियर यानी श्रेष्ठ। हथियार, हथियार यानी क्या होता है, वेपन्स, वेपन्स यानी क्या होता है, हथियार। एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग यानी विस्तार करना। शॉर्ट साइटेड यानी कि अदूरदर्शी। ड्यू टू, के कारण, ड्यू टू का मतलब क्या होता है, के कारण। कांस्टेंट यानी लगातार। अपस्टार्ट यानी नवोदित, नया। मर्चेंट्स यानी व्यापारी। डिफीट, डिफीट यानी हार या पराजय। राइवलरीज यानी प्रतिद्वंदिता। सबड्यू, सबड्यू यानी अधीन करना। फार सीइंग यानी दूर दृष्टि। रूलर, रूलर यानी शासक। कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट यानी जीत। पीस, पीस यानी क्या होता है, शांति। डेस्टिनी, डेस्टिनी यानी भाग्य। लिंक्ड, लिंक्ड यानी जुड़ा होना। बी डीथ्रोन्ड, डीथ्रोन्ड यानी क्या होता है, गद्दी से हटाना। स्लेव्स, स्लेव्स यानी दास या नौकर। फॉरेनर्स, फॉरेनर्स यानी विदेशी। रिलीजियस, रिलीजियस यानी धार्मिक। प्रीच्ड, प्रीच्ड यानी उपदेश देना। अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत। मिजरी, मिजरी यानी दुख। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी क्या होता है बच्चों, आत्मसम्मान। स्कॉन्ड, स्कॉन्ड यानी होता है तिरस्कार करना। नेटिव्स यानी कि मूल निवासी। अनवर्दी यानी अयोग्य, जो किसी भी चीज के योग्य ना हो, लायक ना हो। प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी लाभ। हैवी, हैवी यानी भारी। टैक्सेस, टैक्सेस यानी कर। अबेंडन, अबेंडन यानी छोड़ देना। एरियर्स यानी बकाया होना। इनएविटेबली यानी कि अपरिहार्य, जिसे रोका नहीं जा सकता। फेमिनाइन यानी कि अकाल। स्टारवेशन, स्टारवेशन यानी भूख से। इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क। क्रिपल, क्रिपल यानी अपंग होना या लड़खड़ाना। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ। आर्टिसंस यानी हस्तशिल्पी। डिस्पाइज यानी उपेक्षा करना। एशियंट, एशियंट यानी प्राचीन। कल्चर, संस्कृति। अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स यानी क्या होता है, उपलब्धियां। सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास। असेंस, असेंस यानी सार। साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक। सस्पिशियस यानी संदेही।
सब्जेक्ट्स यानी प्रजा, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व, ओज, ओज यानी कुछ करना, ऑप्रेस, ऑप्रेस यानी दमन करना, फॉर्च्यून यानी भाग्य, एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग यानी निर्यात करना, प्रॉस्पर्ड यानी समृद्ध होना, वीवर्स, वीवर्स यानी बुनकर, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग यानी सींचना। अब बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू।